हेलो एवरीवन। मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। और आज का जो ये टॉपिक है ये सीजीएल रोड मैप के ऊपर है। 2025 के हम प्री के एग्ज़ाम की बात करेंगे और इसमें मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और मैं हर बार कहता हूँ कि स्ट्रेटजी आप देखो, बट बहुत सारी स्ट्रेटजीज मत देखो, एक देखो, आंख बंद करके फॉलो कर लो। इसमें मैं पूरा रामबाण बताऊंगा आपको कि क्या करना है और कितने शॉर्ट में करना है। मतलब बहुत ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें वैकेंसी की बात करूं तो देखो भैया, 2024 में इसकी वैकेंसी जो थी वो थी 18,000 के आसपास आई है, ठीक है। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी में भी डाउन हो जाए, लेकिन वैकेंसी का ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, तो वैकेंसी को अभी थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, क्योंकि कट ऑफ भाई बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो अगर आप मतलब मेंस का सोच रहे हैं ना कि भाई मेंस निकालना है और प्री तो कैसे भी करके क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार में प्री की कट ऑफ आप देखोगे 153 प्लस तक जा रही है। तो अगर इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी तो भाई प्री में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम बात करेंगे सारी। तो देखो इसके अंदर इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको करनी है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं डोंट्स जो हमें नहीं करनी है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हम पढ़ेंगे। मतलब ये वीडियो उनके लिए जो बिल्कुल नए बंदे हैं, उनको भी मैं बताऊंगा कि भाई सब्जेक्ट्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं। रिसोर्सेज आपके कौन कौन से होंगे, क्या क्या रिसोर्सेज आप फॉलो करोगे, ठीक है। आप मैनेज कैसे करोगे। जैसे कई बार क्या होता है कि ना हम टाइम नहीं दे पाते, हम क्या करते हैं, हम क्वांट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्वांट में चला गया टाइम। और हम क्या कर रहे हैं, हम जीके पढ़ रहे हैं तो जीके पढ़ रहे हैं। तो हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। रिवीजन मेथड आपके क्या क्या होंगे, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर। और इम्पोर्टेंट और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में भाई बने रहो, ठीक। तो चालू करता हूँ इसको। देखो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करूं तो छोटा सा मैं ये बता दे रहा हूँ। दो पार्ट में एग्ज़ाम हो रहा है इसका, एक है हमारा प्री और एक है हमारा मेंस, क्लियर है, ठीक है। प्री की अगर इसके अंदर बात करें तो मेनली चार ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। और जो मेंस है हमारा, मेंस में क्या होता है कि कंप्यूटर ऐड हो जाता है अलग से, ठीक है, जो बाद में क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपको क्वालिफाई करना है बस। तो प्री, अभी हम प्री की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो प्री की ही बात करते हैं। प्री में चार सब्जेक्ट हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है मैथ, एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, एक सब्जेक्ट है रीजनिंग और एक है जीके। और हर किसी में क्या होते हैं, 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आते हैं। आप शिफ्ट कर सकते हो, मतलब किसी भी सेक्शन में कहीं पर भी जाके कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो अपने टाइमिंग के हिसाब से। और एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। और 100 क्वेश्चन में आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 200 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, और अगर आप गलत करते हो तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो है -0.5, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो देखो भाई, अभी इसमें वैकेंसी जब 18,000 है तब इसकी जो कट ऑफ है वो जा रही है 153 के अराउंड, ठीक है। और अगर वैकेंसी कम हो जाए, क्योंकि ऐसा एसएससी में ट्रेंड देखा गया है कि एक बार ज़्यादा आती है फिर उसके बाद क्या होती है, एक बार कम आती है, फिर ज़्यादा आती है फिर कम आती है, जनरली ऐसा ट्रेंड फॉलो करता है एसएससी। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार आपको वैकेंसी एसएससी में कम देखने को मिले, तो उसकी कट ऑफ हाई जा सकती है। तो हमें हर एक तरीके के लिए तैयार रखना है, हर एक हाई चीज़ के लिए भी हमें क्या करना है, रेडी रहना है। टाइमिंग पेपर की प्री की 1 घंटे की है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस को क्या करना है, डील करना है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है, क्लियर है, एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस। देखो एग्ज़ाम हम क्या करते हैं ना, जब हम तैयारी करते हैं कि मान लो यहाँ पर आप हो और आपको यहाँ पर पहुँचना है, तो ये एक पाथ है, आपको इस पाथ से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और इस पाथ को फॉलो कर लिया, वो क्या करता है, सक्सेस पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर भी यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप खड़े हो आज, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो और आपको यहाँ पर पहुँचना है, तो उसके बीच में ना बहुत सारे हर्डल्स आपको देखने को मिलते हैं। हर्डल्स देखने को मिलते हैं तो वो हर्डल्स क्या क्या हैं, लाइक जैसे मान लो कि
भाई कोई दिन रात सपने सजाए बैठा हुआ है कि भाई मेरे को ये पोस्ट चाहिए, कोई रील पे रील देख रहा है, मोटिवेशनल रील्स, ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे टीचर्स ना मोटिवेशनल रील्स बना रहे हैं दबा के कि इस बच्चे ने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि है ना, वो आपका एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो उससे बचना है। बहुत सारे रिसोर्सेस आपके पास हो जाएंगे, उनसे आपको बचना है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि भाई एकदम से एग्ज़ाम आने वाला है, जीके के 10 सॉल्यूशंस, 10 कोर्सेज आपके पास आ गए कि भाई इन सर का करें या इसका करें। या ये एक बैच लिया है कि ये कह रहे हैं कि 10 घंटे में पूरी जीके ख़त्म हो जाएगी, या 10 लेक्चर में पूरी मैथ ख़त्म हो जाएगी। तो बंदे पागल हो जाते हैं। ऐसे ही सेम कोर्सेज की तरह एक लॉन्ग कोर्स हमने लिया फाउंडेशन का, बढ़िया से कर रहे हैं, कोर्स भी बहुत बढ़िया है। लेकिन बीच में क्या हुआ, कोई बंदा क्रैश कोर्स ले आया, हम क्रैश कोर्स में घुस गई। फिर बीच में कोई पॉपुलर हुआ, हम उसके कोर्स में चले गए। तो ये चीज़ भी हमको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ये सारे क्या है ना, डेविएशंस हैं, ये आपको गोल से भटकाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डेविएशन मिलेगा, यहाँ पर आपको एक डेविएशन मिलेगा, यहाँ पर आपको एक डेविएशन मिलेगा। तो आपको भटकना नहीं है भाई, ठीक है ना, ऐसे चलते रहना है। इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है। हटा दोगे तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये तो था डेविएशन। आपको इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके पढ़ाई तैयारी पूरी करनी है। और डेविएशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताने को मैं हज़ारों बता सकता हूँ। ठीक है ना, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशंस हो गई, चाहे वो फ्रेंडशिप हो गई, बुरी सर्कल हो गए, ठीक है ना, स्ट्रेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको धीरे धीरे इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो देखो, मेन जो मुद्दा है वहाँ पहुँचते हैं। अब जैसे किसी भी एग्ज़ाम को है ना क्रैक करने के भाई 4 ही सिंपल फंडे हैं। एक, उसका सिलेबस। उसका सिलेबस आप कर लो, ठीक है ना, 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 सब्जेक्ट में मोटा मोटी क्या आता है, उसका एक बार सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप किसी कोचिंग से कर सकते हो, पेड कोर्सेज से कर सकते हो, कहीं से भी। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। कहने का मतलब, मैं अगर जंग लड़ने जा रहा हूँ तो मेरे को हथियार चलाना आना चाहिए। अब ये मत बोलना कि सर मैं तो पीछे से जंग जीत जाता हूँ, ठीक है, नहीं। आपको है ना पेपर देना है एग्जाम में जाके, तो आपको जंग लड़ने जाना है, तो इसका मतलब सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बात ये। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो भाई उसका रिवीजन, टाइम टू टाइम उसका रिवीजन होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर आया है आपको प्रीवियस ईयर तो प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो। विदाउट प्रीवियस ईयर एग्जाम को क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर आपका 60-50% काम जो होता है बहुत आसान कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी, हम मॉक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मॉक्स की बात करेंगे। तो जब आपने सिलेबस कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, मॉक देते हैं। तो जैसे ही आप क्या करते हो, इन चारों चीज़ों पे कवर कर लेते हो, तो आप कहाँ पहुँच जाते हो, सक्सेस पे पहुँच जाते हो। तो सक्सेस के लिए ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट होती है, जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। देखो, मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला भाई, आप तो एक तो मैथ का सिलेबस कंप्लीट करोगे, क्योंकि बहुत बंदे होंगे जिन्होंने मैथ का सिलेबस ही नहीं कर रखा। तो देखो, जिन्होंने कर नहीं रखा उनके लिए तो देखो बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं बस बता सकता हूँ कि यहाँ यहाँ से करो। और जिन्होंने कर रखा है, वेल एंड गुड। तो देखो, सिलेबस जिन्होंने कंप्लीट नहीं कर रखा है या जिनको नहीं पता है, वो क्या कर सकते हैं, या तो आप फ्री सिलेबस कंप्लीट करो, या आप किसी पेड टीचर को ले लो। अगर आपके पास फाइनेंशियली ठीक हो तो मेरे हिसाब से आप पेड पे जा सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि एक जगह पे सारा मटेरियल आपको मिल जाता है। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि भाई कौन से टीचर को फॉलो करें। फ्री में तो आप कोई सा भी देख सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि भाई यूट्यूब पे जाओ। आप यूट्यूब पे गए और वहाँ पर ना जो आपको टीचर, जिसके साथ आपको लग रहा है कि भाई इस टीचर के साथ मेरा तालमेल बैठ सकता है, या इस टीचर का पढ़ाया हुआ, मतलब हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, इस टीचर का पढ़ाया हुआ अगर मुझे समझ आ रहा है, देन आप यूट्यूब पे जाकर उसके वीडियोस वगैरह देखो, 4 5 10 टीचर उठाओ, जिसका आपको सही लग रहा है आप उसका पेड बैच ले सकते हो। ठीक है ना, और पेड बैच लेने से पहले ज़रूर रिव्यू कर लो कि भाई ऐसा टीचर नहीं हो जो 800 1000 घंटे पढ़ा रहा है। ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर ऐसा होना चाहिए जो भाई शॉर्ट पढ़ाता हो, जल्दी चीज़ों को ख़त्म करता हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर छोड़ के ही जाए, रिलेवेंट हो बट कॉन्साइज्ड हो। ठीक है ना, एसएससी यही मांगती है और हमारे पास टाइम भी नहीं है।
अगर आप कहोगे सर कि पेड कोर्सेज के बारे में बता दो किसका लेना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरी सबसे पहली चॉइस आभास सैनी सर की होती है। आभास सैनी सर को आप कर सकते हो, क्योंकि उनका कॉन्साइज और शॉर्ट सब कुछ बढ़िया है, मज़ा आएगा आपको, मज़ा आ सकता है। किसी को हो सकता है कि उनका अच्छा ना लगे कोई। मैं कह सकता हूँ कि भाई आप गगन सर को कर सकते हो, आप E1 कोचिंग सेंटर वाले हैं उनको कर सकते हो, अभिनय सर हैं वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है ना। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा ये शुरू में ही 1 2 3 पे जा सकते हो, या फिर पवन राव सर बहुत बढ़िया टीचर है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। और ठीक है, तो ये आप पेड का देख सकते हो। अब फ्री में क्या होता है ना, फ्री में आप क्या कर सकते हो, फ्री में जैसे मान लो कि अभिनय सर हो गए या फिर गगन सर हो गए, ठीक है ना। अभिनय सर हो गए, गगन सर हो गए, ठीक, तो ये गगन सर हो गए। तो इनका ना जो अपना यूट्यूब है उसमें ना बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है। अब जैसे E1 कोचिंग सेंटर वाले सर का भी काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो ना, फ्री में पढ़ के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है भाई कि मैं यही बता देता हूँ कि नोट्स नोट्स बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करेंगे। जब भी आप सिलेबस कर रहे हो ना, तो सिलेबस के साथ में नोट्स आप बनाते चलो। क्या करो, नोट्स आप बनाते चलो, नोट्स करते चलो। और बेटर और सबसे बेस्ट ये रहता है ना कि अगर उस टीचर का पढ़ाए हुए का प्रिंटेड नोट्स मिल जाए, लाइक जैसे राकेश सर के प्रिंटेड नोट्स हैं, आप चाहो राकेश सर से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो उनके मार्केट में नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट वो नोट्स खरीद सकते हो। उससे होगा क्या, आपका जो टाइम है वो टाइम जो है ना वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो टाइम सेव होगा, आप उससे क्या करोगे, उस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इनडायरेक्टली कहने का मतलब है भाई आपको नोट्स बनाने हैं या खरीदने हैं, लेकिन नोट्स आपके पास होने चाहिए ताकि एग्जाम टाइम पे आप प्रॉपर रिवीजन कर पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा क्या, ये मैंने बोल दिया प्रिपेयर नोट्स। फॉर्मूला कॉपी देखो, अगर आपको है ना क्वांट में स्पीड को बढ़ाना है, अगर आप क्वांट में स्पीड को बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपको भाई एक फॉर्मूला कॉपी पढ़ाई करते टाइम बनानी पड़ेगी। लाइक जैसे मान लो आप एडवांस कर रहे हो, एडवांस में ना आपका क्या हो गया कि ज्योमेट्री ख़त्म हो गई। तो ज्योमेट्री ख़त्म हो गई, तो इसमें जो भी 30 40 फॉर्मूले थे, वो फॉर्मूले आपकी फार्मूला कॉपी में होने चाहिए। और ये जो फार्मूला कॉपी है ये हार्डली 10 to 12 पेजेस की होनी चाहिए, जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर होती हो, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले एक बार बैठे और 1 आवर से भी कम टाइम में आप क्या कर पाओ, पूरा फार्मूला रिवाइज कर पाओ। क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में फार्मूले घूम रहे होते हैं, तब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना, बहुत वो हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए फार्मूला कॉपी मस्ट है। और भाई अगर किसी के पास फार्मूला कॉपी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, हमारे ऐप में जा सकता है। हमारे ऐप में एक प्रीमियम PDF का कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल है, 49 रुपीज़ का, 49। तो आप 49 में जाकर उसको खरीद सकते हो। नॉट ओनली फार्मूलाज कॉपी, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाओ जाकर देखो एक बार। जैसे फार्मूला कॉपी हो गई, कैलकुलेशन शीट होगी, एवरीथिंग जो भी आपको डेली नीड पड़ती है वो उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं ना इसमें किसके, रिवीजन की बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करना है इसका, क्वांट का। देखो सबसे पहले हम एक बार तो भाई सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। एक बार आपने कंप्लीट किया, फिर दूसरी बार आपको दोबारा से सिलेबस को कंप्लीट करना है। मेरा प्रोसेस यही कहता है, मतलब मैं वो वाली नहीं बताता कि भाई आप 4 5 दिन में आपने ज्योमेट्री करी, फिर अलजेब्रा कर रहे हो, फिर ज्योमेट्री भी कर रहे हो, अलजेब्रा भी कर रहे हो, फिर अलजेब्रा के बाद ट्रिगो पे गए, फिर अलजेब्रा कर रहे हो, ज्योमेट्री कर रहे हो, फिर ट्रिगो भी कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि नए बंदों के लिए वो मेथड थोड़ा टफ हो जाता है। आप क्या करो, एक बार ख़त्म करो, 2 बार ख़त्म करो, तीसरी बार ख़त्म करो। जब 2 3 बार ख़त्म हो जाए ना, फिर उसके बाद आप क्या करो कि एक तो आप जब रिवाइज कर रहे हो तो वो मेक श्योर करो कि वो आप नोट्स से रिवाइज कर रहे हो। नोट्स से कैसे, नोट्स में आपके सिर्फ टाइप वाइज क्वेश्चन होने चाहिए। लाइक अगर मैं कहूँ कि आपको ज्योमेट्री के नोट्स रिवाइज करने हैं, तो उसमें हार्डली 35 to 40 क्वेश्चन होने चाहिए बस, ठीक है। मतलब 400 क्वेश्चन लेके नहीं रिवाइज करने बैठना है, 35 से 40 क्वेश्चन जस्ट टाइप वाइज क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। तो ये 35 40 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा, नए बंदे हो। उससे ज़्यादा नहीं लगेगा जब आप तीसरी चौथी बार रिवाइज कर रहे हो। क्लियर है। तो या तो आप क्या करो, आपके पास कोई बुक हो मोटे नोट्स की, तो आप मार्क कर लो।
हर क्वेश्चन को, जो जो आपको लगता है कि ये एक डिफरेंट टाइप है, और जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करो तो आप क्या करो, उन्हीं टाइप को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे थे रिवीजन की, नोट्स का रिवीजन। तो नोट्स के रिवीजन में हमने एक बार कंप्लीट किया, दो बार कंप्लीट किया, तीन बार कंप्लीट किया। जब आप तीन चार बार नोट्स को बना लोगे, कंप्लीट कर लोगे, फिर उसके बाद जब आप मॉक दोगे ना, मॉक दोगे तो मॉक में आपको है ना प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, या आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। आप मॉक का एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई आपका, जैसे सपोज प्रॉफिट एंड लॉस में से एक कोई टॉपिक जो है उससे क्वेश्चन था, आपसे बना नहीं, लेकिन आपने पास्ट में कभी उसको सॉल्व किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट एंड लॉस वो पूरा चैप्टर ही दोबारा से जाकर नोट से रिवाइज कर लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आपको हर मॉक में दो तीन चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो एक वीक का टारगेट ले लो कि एक वीक में वो जो दो तीन चैप्टर मिले आपको, वो दो तीन चैप्टर करने हैं। तो क्वेश्चन भी घूमता जाएगा, आपके चैप्टर भी घूमते जाएंगे और रिवाइज होता जाएगा। एक ये इसको करना है। इसके साथ में जो भी आपके नोट्स हैं उसको सीक्वेंस मैनर में भी सॉल्व करते जाना है। लाइक आप डेली नोट्स में से क्या कर रहे हो, दो एक चैप्टर या दो चैप्टर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो। बेशक से आप 5 क्वेश्चन करो, बेशक से आप 10 क्वेश्चन करो, लेकिन कर रहे हो। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, बहुत बंदे ऐसे कर सकते हैं कि उन्होंने क्या करे कि 4-5 चैप्टर उठा लिए एक साथ, 4-5 चैप्टर एक साथ उठा लिए, और हर 4-5 चैप्टर का, जैसे मान लो ये एक चैप्टर हो गया, ऐसे मैंने 5 चैप्टर लिए, इसके मैं 5 क्वेश्चन आज लगाऊंगा, इसके 5 क्वेश्चन आज लगाऊंगा, इसके 5 क्वेश्चन आज लगाऊंगा, इसके 5 क्वेश्चन। इस तरीके से मैंने क्या करा, मैंने 25 क्वेश्चन लगाए, बट वो 25 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के थे। तो इससे मुझे क्या हो गया, मैंने एक बहुत ब्रॉड एरिया में क्या करा, रिवीजन को करा। तो ये आपको फायदा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अभी का जो टाइम है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे 10,000 क्वेश्चन के लिए मत जाओ। हो सकता है आप मुझे सेल्फिश कहो, क्योंकि जो बंदे जानते हैं हमारे बारे में वो कहेंगे कि भाई अब ये अपनी बुक के बारे में बात करेंगे। तो देखो हाँ भाई, हमारी क्वांट की बुक है जिसमें 2,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, बेस्ट क्वेश्चंस है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपकी वो मेहनत, 10,000 क्वेश्चन को आप एक बार या दो बार ही कंप्लीट कर पाते हो अपनी ज़िंदगी में। ज़्यादातर बंदों की यही कहानी है। तो जिसकी वजह से वो बुक कभी सॉल्व ही नहीं हो पाती, और अगर कर भी लेते हो तो बहुत बंदे क्वेश्चन मार्क नहीं करते, तो दोबारा वो जब रिवाइज करने जाते हैं उन क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज नहीं कर पाते, बड़ी दिक्कत है। तो 10,000 क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा सही इसलिए मेरे को लगता नहीं है। तो हमने क्या करा है, उन्हीं 10,000 क्वेश्चन को 2,000 क्वेश्चन में कंपाइल कर दिया है, जिसमें आपको क्या मिल जाते हैं, टफ क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन हो गए, ट्रिकी क्वेश्चन वगैरह, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है उस बुक के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर्मूला कॉपी हो गया, कैलकुलेशन सीट हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं एक ही बुक के अंदर, सब कुछ मिलेगा आपको, थ्योरी बुक हो गई। ठीक है, तो 2,000 क्वेश्चन में क्या होगा कि देखो हम आपको क्वेश्चन का कलेक्शन बना के दे रहे हैं, आपको जस्ट इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और अगर मैं 2,000 क्वेश्चन बोलूँ, एक दिन के 30 से 40 क्वेश्चन बोलूँ, 50-60 दिन आपको करना है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखता है। और यही 2,000 क्वेश्चन आप 3 से 4 बार भी कर सकते हो। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे सपोज मान लो कि आपको ज्योमेट्री रिवाइज करनी है। जब आप 10,000 क्वेश्चन में जाते हो, उसके अंदर आप देखते हो कि 600 क्वेश्चन है ज्योमेट्री के, हिम्मत टूट जाती है, जवाब दे जाती है। लेकिन यहीं पर जब 2,000 क्वेश्चन में जाओगे, आप देखोगे 100-150 क्वेश्चन उसके अंदर हैं, 200 क्वेश्चन है सपोज, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो लगता है कि भाई किया जा सकता है, नए नए बंदे घबराएंगे नहीं। तो आपका जब रिवीजन अच्छा हो जाए तो आप हमारी CM 5.0 है, उस बुक को ज़रूर खरीदो। वो 2024 तक की पूरी अपडेटेड है, वो ज़रूर उस बुक को खरीदो और उससे रिवाइज करो। बहुत, एक दो बार आपने बुक सॉल्व कर ली, आपके लिए क्वांट जो होगा केक वॉक होगा। क्वांट में कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं स्पीड की। देखो स्पीड का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वांट मैथ में स्पीड को बढ़ाने के कुछ ही तरीके हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन। एक तो देखो क्या है कि आप जो नोट्स हैं वो डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि कैलकुलेशन, आपको डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, मतलब डेली कैलकुलेशन
10 to 15 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है डेली, कम से कम। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई ऐप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई बुक आप यूज़ कर सकते हो, कोई सीट आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको सीट चाहिए तो भाई वही मैंने बताया कि ऐप पे हमारी प्रीमियम पीडीएफ है 49 वाली, उसके अंदर आपको कैलकुलेशन सीट मिल जाएगी 60 डेज़ की, मतलब उसके अंदर 60 सीट है 60 दिनों के लिए। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, और आप उसको प्रिंट करा के उसकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करना है तो आप कोई जैसे ट्रिकी ऐप या फिर आई थिंक ऐसी कैलकुलेशन ट्रिक डालकर आप ऐप वो करोगे तो आपको मिल जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो कोई से भी ऐप पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर एक डेली वार्म अप है। डेली वार्म अप आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये क्या है, डेली वार्म अप कहने का मतलब आपके पास एक शीट होनी चाहिए जिसमें टेबल्स हों, जिसमें स्क्वायर्स हों, ठीक है, जिसमें ट्रिपलेट्स हों, और जिसमें क्या हो कि आपके क्या कहते हैं, जो ट्रिपलेट हो गए, स्क्वायर्स हो गए, और भी डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ जो हमको डेली उसमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब क्या होगा कि रीजनिंग में कुछ पूछ लिया, क्वांट में, मैथ में अचानक से कुछ पूछ लिया, तो हम जल्दी से क्या कर पाएँ, उस चीज़ को सॉल्व कर पाए। दिमाग में रहना चाहिए कि भाई मैंने अगर स्क्वायर बोला 29 का स्क्वायर बोला, 27 का स्क्वायर बोला, या फिर मैंने 18 का ट्रिपलेट बोला, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। या फिर मैंने 39 का एक टेबल बोला, 39 × 7 कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब आपको डेली वार्म अप पीडीएफ को डेली याद करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब इसके साथ में हम क्या करते हैं ना, सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस करते हैं। सेक्शनल मॉक क्या है, जैसे टेक्स्ट बुक में जब आप जाओगे तो टेक्स्ट बुक में एक सेपरेट सेक्शन है किसका, क्वांट प्रीवियस ईयर मॉक का, एसएससी का, जिसके आई थिंक 1400 कुछ मॉक्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो आपको देने हैं, और उससे क्या होगा कि उसमें क्या होता है ना कि वो 25 क्वेश्चन प्री में अभी तक के जितने पूछे गए, 21, 22, 23, 24 जितने पूछे गए, 25 क्वेश्चन 20 मिनट के हिसाब से हैं। तो जब आप 20 मिनट के हिसाब से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपका जो स्पीड है वो अपने आप क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, आपको स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेंगी। तो आई होप मैंने क्वांट के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, इंग्लिश की तरफ। देखो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में ना भाई दो ही पार्ट है। एक इंग्लिश का रीडिंग पार्ट है और एक इंग्लिश का रट्टाफिकेशन है, रट्टे वाला पार्ट है। तो रट्टे वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो रट्टे में आता है वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, ऐसी कुछ चीज़ें जो आती हैं वो किस में आती है, रट्टे वाले पार्ट में आती हैं। तो देखो अब इसके सबसे पहले रिसोर्सेज की बात करते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो। जनरली लोगों के पास रहती है इसके लिए क्या, ब्लैक बुक, तो आप ब्लैक बुक ले सकते हो, क्लियर है। किसी के पास अगर नीतू मैडम की बुक है वो ले सकते हो, किसी के पास दूसरा कोई सोर्स है वो ले सकता है। तो किसी के पास कुछ भी हो, अगर उसके पास कोई सोर्स है जहाँ से वो रिवाइज कर सकता है तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 800, 1000, 2000 वर्ड मोर देन इनफ रहते हैं। फिर धीरे धीरे आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसका रट्टा कैसे मारना है, क्योंकि बहुत बंदों को क्या होता है कि रट्टा लगता नहीं है। तो रट्टा कैसे मारेंगे, रट्टा मार सकते हैं। जैसे क्या होगा कि वोकैब, इसकी मैं बात करूं तो क्या होता है कि जैसे वोकैब है, आप डेली बेसिस पे, आप नए हो कैसे, मतलब आपकी कैपेसिटी क्या है, तो उस बेस पे, जैसे सपोज मेरी कैपेसिटी है कि मैं डेली 50 वोकैब पढ़ सकता हूँ, डेली OWS 30 पढ़ सकता हूँ, EWS 20 पढ़ सकता हूँ, और ये 10 पढ़ सकता हूँ। इस तरीके से आपने एक फ्रीक्वेंसी बनाई, तो आप उस बुक से डेली बेसिस पे इतने इतने पढ़ोगे। पढ़ते पढ़ते जब ख़त्म हो जाएंगे फिर दोबारा रिवाइज करोगे, फिर ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा उसी को रिवाइज करोगे। इस तरीके से आप मल्टीपल रिवीजन करोगे। तो मल्टीपल, सपोज ये वोकैब है तो वोकैब में अगर 1000 वर्ड हैं तो मल्टीपल रिवीजन जब आप इसकी करते हो तो आपने, मैंने माना कि आपने 8-10 बार वोकैब को पढ़ लिया, ठीक है ना, मल्टीपल रिवीजन हो गई। उसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड हैं, लाइक मान लो 250 वर्ड हैं जो आपको याद नहीं हो रहे। जब आपको याद नहीं हो रहे तो इन 250 वर्ड को नोट डाउन कर लेना है, मतलब उसी बुक में मार्क साइन कर देना है इस तरीके से। फिर आपको जस्ट इन 250 वर्ड्स को बार बार करना है,
जब ये बार बार करोगे तो इसमें से 50 ऐसे वर्ड रहेंगे जो आपको याद होंगे ही नहीं किसी हालत में, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होंगे। और जब ऐसा हो कि हो ना, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो, तो उस टाइम पर आपको क्या करनी है, इनके नेमोनिक्स बना लेने हैं। इनकी क्या बनाने ली हैं, ट्रिक्स बना लेनी है। ठीक है, फिर ट्रिक्स बनाकर आपको क्या करना है, इनको याद करने की कोशिश करनी है। और सेम एज OWS में भी होगा, ईडीएम्स में भी होगा, फ्रेजल वर्ब में भी आप ऐसा करोगे। और इस तरीके से जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि 60 to 80 डेज में आपको सारी वोकैब्स याद हो गई हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आपको जस्ट पढ़ते रहना, जो चीज़ याद नहीं होगी उसको बार बार पढ़ के याद कर लेना है। फिर भी नहीं होगा तो उसकी हम क्या करेंगे, ट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें, हाँ, रट्टे वाला पार्ट था ये। अब इसके अंदर बात करते हैं रीडिंग की। देखो रीडिंग में, देखो इसमें एक एरर आती है, ये थोड़ा अलग पार्ट है एक्चुअल में, वो ग्रामर है। ठीक है ना, क्योंकि देखो क्या है कि इंग्लिश जो है वो तो क्या है कि एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम क्या करेंगे ना कि पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुछ भी चीज़ आपको क्या करनी है, इसमें रीडिंग मारनी है। अब इसमें क्या हम रीडिंग कर सकते हैं, जैसे देखो डिफरेंट है, हर किसी का ना अपना लेवल है इंग्लिश का। ठीक है, किसी का हाई है और किसी का लो है। तो जैसे किसी का लो है तो वो सिंपल स्टोरी पढ़ सकता है, वो एनसीईआरटी की स्टोरी हो सकती है, वो कोई नॉर्मल स्टोरी हो सकती है बहुत सिंपल। किसी की बहुत अच्छी है तो वो कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, जिनको बहुत अच्छा समझ आता है न्यूज़पेपर में, हिंदू वगैरह पढ़ सकता है, उनकी वो कैब अच्छी आती है। कोई बढ़िया नॉवेल पढ़ सकता है जिसमें अच्छा सा वोकैब बिल्ड हो जाए, या फिर उसको अच्छे से समझ आए। तो लेवल के हिसाब से सबसे पहले तो आपको अपना सोर्स डिसाइड करना है। और आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई मुझे किसी का एडिटोरियल डाउनलोड करके उसी को ही पढ़ना है। अगर आपको कोई स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है, या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, तो आप रीडिंग वहाँ से कर सकते हो, आपको पढ़ना है जस्ट। अब देखो इससे होता क्या है कि हमारी जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है। तो जैसे जब आरसी पूछेगा, क्लोज टेस्ट पूछेगा, या PQRS पूछेगा, तो जितना ज़्यादा आप रीडिंग करते जाओगे, आपकी इंग्लिश के साथ में क्या हो जाएगी, जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी इंग्लिश के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। जब अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी तब आपको आरसी का यूज़ करना आ जाएगा, आपको क्लोज टेस्ट में क्या क्या फिल करना है वो आ जाएगा, PQRS में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट जो हैं, रीडिंग का कोई सा भी पार्ट हो वो अपने आप इम्प्रूव हो जाता है जब आप क्या करते हो, डेली बेसिस पे रीडिंग करते हो। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखो एरर्स का मैंने बताया नहीं, एरर्स का मैं बताता हूँ, या ग्रामर का। ग्रामर हमें पढ़नी है। देखो भाई, ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर के लिए आप ले सकते हो कोर्स कोई। अगर बहुत बंदे जिनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, जो चाहते हैं कि मैं कोर्स लेकर पढूं, आराम से सेटल होकर पढूं, तो देखो वो कोर्स ले सकते हैं। बहुत जन है कोर्स के लिए, जैसे अमन वशिष्ठ सर हो गए, ठीक है ना, रानी मैम हो गई, मनीषा मैम हो गई, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, फेमस फेमस टीचर्स हैं जहाँ से आप पेड कोर्सेज लेकर पढ़ सकते हो, और वो इंग्लिश आपको अच्छा सिखा सकते हैं। बट अल्टीमेट यही है कि भाई चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो कुछ भी हो, विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं आएगी। तो इंग्लिश के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे रटना भी पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, रीडिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि आपके दोनों पार्ट स्ट्रांग हो जाए। कुछ नहीं समझ आता है, लाइक किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि भाई प्रीपोजिशन नहीं समझ आ रही, किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि भाई जीरण नहीं समझ आ रहा, क्या है कब कैसे अप्लाई होगा। बहुत से ऐसे बंदे होते हैं वो कैब के लिए भी यूट्यूब खोल के बैठे होते हैं। ठीक है, और बहुत ऐसे होते हैं जिनको आरसी नहीं समझ आ रहा है, या फिर जो क्लोज टेस्ट है उसमें उनको नहीं पता चल रहा कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट को करना होता है। तो ऐसे केस में भी वो यूट्यूब को रेफ़र कर सकते हैं। बट ग्रामर के लिए उनके पास, और ये जो मैडम है, ये जो सर हैं जो भी पढ़ा रहे हैं, वो आपको ग्रामर तो पढ़ाएंगे ही। तो या तो आप उनसे ग्रामर पढ़ो, नोट्स बना लो, या फिर अगर आपको बुक करना है तो भाई सबसे बेस्ट है नीतू मैडम की बुक, वॉल्यूम 1। ठीक है, बेस्ट बुक है, इसका कोई मार्केट में कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अच्छी और छोटी बुक है। तो आप यहाँ से एक बार आप क्या कर लो, किसी का कोर्स कर लो,
और फिर नीतू मैडम की बुक पढ़ डालो, पॉइंट टू पॉइंट है। उसके पीछे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं कई सारे एक्सरसाइजेस, एक चैप्टर करो एक्सरसाइज करो, चैप्टर करो एक्सरसाइज करो, एक दो बार बुक को लगा लो, बस बुक का काम वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, बाद में कभी किसी टॉपिक में ज़रूरत पड़ेगी तब हम बुक को पढ़ेंगे, वरना बुक की ज़रूरत हमारी ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि हम लैंग्वेज के साथ अंडरस्टैंडिंग रीडिंग के थ्रू डेवलप जब कर लेंगे, बुक हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एरर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, जब आपने बुक एक बार दो बार तीन बार लगा ली तो 120 एरर रूल बहुत चलती है मार्केट में। मनीषा मैम की हो, क्यू मैथ वाले की हो, या फिर श्रीकांत सर की हो, किसी की भी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, आप ये ले लो। आप जस्ट इस रूल को बीच बीच में इस पीडीएफ को याद करते रहा करो। इस 120 रूल में ही कंप्लीट ग्रामर की बुक है, तो फिर ग्रामर की बुक आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है इसके अंदर। देखो, हर एक टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो रोल है। तो आप देखो प्रीवियस ईयर में कैसे कर सकते हो। एक क्या करो कि प्रीवियस ईयर में जैसे आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक जैसे उसके अंदर एरर्स मिलेंगी, एरर्स के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। उसके अंदर आपको पैराजम्बल्स पीक्यूआरएस के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, क्लोज टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। उसके अंदर आपको पैसिव एक्टिव के कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऐसे घुमा फिरा के, जैसे एक दिन आपने एरर चूज़ किया, या फिर एरर आपका बहुत ज़्यादा वीक है, इंग्लिश आपका वीक है, तो आपने क्या करा, एरर्स के 10 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व कर रहे हो, 10 क्वेश्चन पर डे, और बाकी किसी दूसरे टॉपिक के 10 या 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो एरर आप डेली सॉल्व कर रहे हो, प्लस में दूसरे टॉपिक के बदल बदल कर, मतलब आज आपने पी क्यू आर एस कर लिया, कल आपने क्लोज टेस्ट किया, फिर परसों आपने कुछ और किया, फिर उसके बाद आपने कुछ और किया। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसको कर रहे हो। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करने में क्या फ़ायदा होता है, बेशक से ये लैंग्वेज हो, बट बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एरर्स आप देखोगे वो रिपीट होते रहते हैं। तो जब आप एमसीक्यू से एरर्स को प्रैक्टिस करते हो ना, क्योंकि एरर्स ऐसे याद नहीं रहेगी आपको सब्जेक्ट की तरह। कैसे याद रहेगी, जब आप एरर्स को बहुत ज़्यादा, मतलब वो बार बार सॉल्व कर लोगे, तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन है तो इस तरीके की एरर होगी, ऐसा आपके दिमाग में सेट हो जाता है। बस उतना ही हमको चाहिए। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको लगे कि भाई आपका कोई एक टॉपिक वीक है, आपसे बन नहीं रहा, लाइक सपोज मान लो कि आपसे एक्टिव पैसिव में गलतियां हो गई, एक दो गलत हो गए, आपको लग रहा है कि भाई एक्टिव पैसिव को करने की ज़रूरत है, तब आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर में जाओगे और उस टॉपिक को प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है। फिर इसके बाद मॉक्स में आता है सेक्शनल मॉक। अब डेली बेसिस पर एक सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पर जो 25 क्वेश्चन का है उसको दे दो। उससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी बहुत स्पीड भी सही रहेगी, क्योंकि आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हो मॉक में, तो ये आपको फ़ायदा देगा। और उसके साथ में क्या होगा कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या आ रहा है वो भी आपको पता होगा। और सेक्शनल मॉक देने से आपके प्रीवियस ईयर नंबर अच्छे आएंगे, तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है। रिवीजन। अब रिवीजन की अगर मैं बात करूं, तो मैंने बताया कि भाई एक बार दो बार आप कर लो, ग्रामर को हो गया ख़त्म, वो कैब हो गया, ईडीएम्स फ्रेजेस हो गए, ओ डब्ल्यू एस हो गए, ये तो भाई जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक रिवीजन करते ही रहना है। रिवीजन का प्रोसेस इसका मैं थोड़ा पहले ही बता चुका हूँ। रीडिंग आपको कंटिन्यूसली करते ही रहना है। ठीक है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और क्या है कि ग्रामर एक बार दो बार पढ़ लिया बहुत है, फिर उसके बाद बीच बीच में आप 120 एरर रूल वाली पीडीएफ कर लिया करो। एग्ज़ाम आने से कुछ दिन पहले आप क्या कर सकते हो, रिवीजन जो भी आपने नोट्स या जो भी आपकी बुक है वहाँ से एक बार प्रॉपर रिवीजन इसका कर सकते हो बस। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, क्यों? क्योंकि देखो ये एक ऐसा है जिसके अंदर स्कोर भी हाई होता है, जिसके अंदर सिली मिस्टेक्स भी हाई होती हैं। ठीक है। और जो टाइम भी, मतलब ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका कंज्यूम नहीं करता, और जिसमें मार्क्स भी बंदों के बढ़िया आते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बंदा सीखता भी बहुत जल्दी है, तो रीजनिंग सबका फेवरेट होता है। तो रीजनिंग की देखो, अगर हम मैं बात करूँ रीजनिंग के सिलेबस की, अगर मैं बात करूँ, तो रीजनिंग में दो तरीके के पार्ट हैं जो बंदा नया है उनके लिए। एक
पार्ट ऐसा है जहाँ पर आपको है ना सीखने की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन ट्रिक्स को। लाइक कैलेंडर है, अगर मैं अभी आपसे बोलूँ कि भाई 15 अगस्त 1948 को कौन सा डे था, तब कैसे बताओगे? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कैलेंडर से डेट निकालते कैसे, या डायरेक्शन के क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं। पजल का कोई क्वेश्चन है, जैसे ऐसे मैंने दे दिया कि भाई ABC है, ठीक है ना, और यहाँ मैंने दे दिया कि भाई A है और D है, E है, तो C के अपोजिट क्या होगा, तो ये तो मैंने आसान बना दिया। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपको है ना किसी कॉन्सेप्ट की, किसी ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो नॉर्मली आपको पता होता है। लाइक एक सीरीज़ मैंने बना दी कि भाई 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है ना, फिर 8 है, तो इसके पीछे का मकसद क्या है, इसमें 1 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया, इसमें 3 बढ़ गया, तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। तो ये सब सीखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो जो हमें सीखने की ज़रूरत है कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स, उसके लिए हम या तो यूट्यूब पे जा सकते हैं या आप पेड कोर्स ले सकते हो, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे रीजनिंग का बहुत कंटेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग के लिए लेना कोई बहुत ज़्यादा समझदारी है, बट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसके लिए आप पीयूष सर का चैनल है, वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको यूट्यूब पे भी कंटेंट मिल जाएगा, पेड कोर्सेज भी आप ले सकते हो। सेम इवन कोचिंग सेंटर है, सिग्मा एकेडमी हो गई, इन सब पे आपको कंटेंट यूट्यूब चैनल पर ही बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। सीखना यहीं से आप सीख पाओगे। एक और चीज़ है कि जब आप मतलब ये कोर्सेज कर ले रहे हो, तो ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो भाई इनका नोट्स ज़रूर बनाओ किसी भी हालत में, वरना आप क्या करोगे, एग्ज़ाम टाइम पे जाके भूल जाओगे, फिर वापस वीडियो देखोगे। तो वीडियो नहीं, प्रॉपर नोट्स बनाओ। बेशक से 6-7 चैप्टर हो, बट उनके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। अब रीजनिंग में एक्चुअल गेम है उसकी स्पीड का। अब रीजनिंग सबको आती है, बट अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो भाई उसको मुझे 15-14 मिनट में कम से कम करना आना चाहिए, ठीक है ना। 14-15 मिनट में मैं 25 क्वेश्चन कर पाऊँ, ये मेरी स्पीड रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे बढ़ेगी, उसके लिए एक तो डेली वार्म अप, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वांट के लिए बताया। क्योंकि क्या होता है कि कई सारे फिगर सीरीज या सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि स्क्वायर छुपा हुआ होता है, स्क्वायर करके +1 कर दिया, कोई ट्रिपलेट छुपा हुआ होता है, या कोई टेबल होता है, या फिर कोई जो क्या कहते हैं क्यूब होता है, क्यूब का कोई रिलेशन होता है। तो अगर आप डेली वार्म अप डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहते हो, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में जल्दी जल्दी घूमती है, तो इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेम है सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक से डेली बेसिस पर आप क्या करोगे, एक मॉक दोगे, किसका, रीजनिंग का दोगे। तो इससे होगा क्या भाई, वही सेम लॉजिक है। 25 क्वेश्चन आप क्या कर रहे हो, 20 मिनट में कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो धीरे धीरे। क्योंकि जल्दी जल्दी, जितना आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे, आपका दिमाग हैबिचुअल होता जाएगा। शुरू में दिक्कत होगी, बाद में आप हैबिचुअल हो जाओगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे जब आपको एक्चुअल में 25 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है उसमें जो पैटर्न सेट हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन आया है, मतलब सिटिंग, जैसे मैंने देखा सिटिंग, तुरंत मेरे दिमाग में सेट हो गया, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। मैंने जैसे ही देखा मिरर इमेज का क्वेश्चन, मतलब जस्ट देखा, मुझे पता चल गया मिरर इमेज का क्वेश्चन है, उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आपके दिमाग में ये पैटर्न सेट हो सकता है, ठीक है। रिवीजन। रिवीजन क्या है कि आपने नोट्स बनाए, तो अगर जब आप मॉक देते हो, मॉक में आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो वीक रह गया है, जिससे आपका क्वेश्चन नहीं बना, तब भाई उस टॉपिक का क्या कर लो, आप रिवीजन कर लो। और एग्ज़ाम से पहले जो भी आपको लगते हैं कि कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जो आपको दिक्कत में डाल सकते हैं, ऐसे टॉपिक का क्या कर लो, अगेन रिवीजन कर लो। या ऐसे टॉपिक्स जिनका आपने बहुत टाइम से रिवीजन नहीं किया है, जो ना ही एसएससी ने पूछे, ना ही आपने किसी एग्ज़ाम में टेस्ट में दिए, उनका भी आपको रिवीजन कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है कि देखो, आपको कौन से टॉपिक प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करने हैं।
ऐसे टॉपिक जो कंफ्यूजिंग होते हैं, ऐसे टॉपिक जो टफ होते हैं, ऐसे टॉपिक जो ट्रेंडिंग होते हैं। कंफ्यूजिंग टॉपिक जैसे मान लो स्टेटमेंट अजम्पशन का क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन जब आता है तो बहुत बंदों का गलत होता ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करो, किसी अच्छे रिसोर्सेज से आप क्या करो, इसकी प्रैक्टिस कर लो। टफ टॉपिक कोई हो, लाइक सेम कैलेंडर, कैलेंडर का कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तगड़े वाला, ठीक है ना, सिंपल वाला ना आए तो दिक्कत हो सकती है। क्लॉक का क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे में आप क्या करो, प्रीवियस ईयर से ये टॉपिक कर लो। कोई ट्रेंडिंग आपको मिला, आपने देखा कि भाई इनइक्वालिटी में या फिर स्टेट तुम्हारा जो क्या कहते हैं कॉज एंड एक्शन वाला हो गया, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्या करो, एक बार सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लगा लो, ताकि आपकी समस्या क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जीके। जीके की बात करते हैं। देखो, जीके मीन्स जनरल नॉलेज। इसके अंदर 3 पार्ट हैं। एक ये पार्ट है जहाँ पर हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, हमारा इतिहास है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और क्या है, साइंस है। दूसरा पार्ट क्या है, स्टैटिक का पार्ट है। और स्टैटिक में मेनली 3 पार्ट से अभी फ़िलहाल एसएससी का टाइम काफ़ी टाइम से इन 3 पार्ट से ही पूछ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब आप जस्ट ये 3 टॉपिक करोगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, जस्ट इन 3 टॉपिक से। वो क्या है, डांस एंड रिलेटेड पर्सनैलिटी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटेड पर्सनैलिटी, फेस्टिवल्स, कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल हो रहा है, और कभी कभार ये पूछ लेता है कि वो कौन से महीने वगैरह में होता है। फिर उसके बाद में क्या है, करंट अफेयर है। ठीक है, स्टैटिक की अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक में डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स को छोड़कर भी स्टैटिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक जैसे नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है ना, और टेम्पल्स हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, जैसे यूनेस्को हो गए, यूनेस्को साइट्स हो गई। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मेल फीमेल ये हो गया, डिस्कवरीज हो गई, सेंसस 2011 हो गया। बाकी ये सेंसस 2011 तो हम पढ़ते हैं पॉलिटी में भी, इकोनॉमिक्स सब में पढ़ लेते हैं। तो ये सारे भी अदर स्टैटिक टॉपिक हैं जिनको आपको करना क्या है, जरूरी है। तो इन तीनों टॉपिक से मिलकर बना है क्या, जीके। नॉर्मल जीके की हम बात करते हैं। नॉर्मल जीके में सबसे पहली बात, आपको पढ़ना कहाँ से है। या तो आप बुक ले सकते हो, पेड कोर्स ले सकते हो, या यूट्यूब से देख सकते हो। मैं तो कहूँगा कि भाई पेड कोर्स अगर ले रहे हो तो वो बंदे के नोट्स हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पेड कोर्स के लिए जा सकते हो। अदरवाइज आप क्या करो, बुक ले लो। बुक में आप ले सकते हो, लूसेंट ले सकते हो, ठीक है, या फिर जीके अपनी मनोहर पांडे ले सकते हो। किसकी, जीके अरिहंत की, ठीक है, मनोहर पांडे। फिर इसमें से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें से क्या होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको नहीं समझ आएंगे, लाइक आपको जैसे इकोनॉमिक्स नहीं समझ आएगी, आपको साइंस नहीं समझ आएगी अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, क्योंकि थोड़े टिपिकल टर्म्स होते हैं। तो इनके लिए, या फिर जियोग्राफी में कुछ कुछ जगह पे आपको दिक्कत हो सकती है, इनके लिए आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे जाकर आप इन टॉपिक को सर्च करो, और इन टॉपिक्स पे जिसने भी बढ़िया पढ़ाया है आप वहाँ से पढ़ लो। अब जैसे पेड कोर्सेज में भाई अभी तो एक ही ट्रेंड में चल रहे हैं, वो है परमार सर। तो भाई आप उनका जाकर भी पेड कोर्स ले सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। और यूट्यूब पे, उनके यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हो। हमारे सीएम के चैनल पर भी कई सारे शॉर्ट्स मैं डालने की कोशिश करता हूँ, 1 शॉर्ट, ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई रिसोर्सेज। अब क्या करना है, अब देखो ये जो रिसोर्सेज है ना भाई, ये बड़े नहीं होने चाहिए। ये से हमको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। लाइक जैसे मान लो कि बुक में तो 500 पेजेस हैं, तो आप 500 पेजेस थोड़ी एग्ज़ाम से पहले कर पाओगे। तो आपको इन 500 पेजेस को 150 पेजेस में कंप्लीट करना है, या 50-100 पेजेस में कंप्लीट करना है। अब आप कैसे करोगे वो आपके ऊपर है। जैसे बुक है, तो बुक में आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो, या फिर आप कोई शॉर्ट नोट्स किसी के ले सकते हो, या फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई एक बड़ी बुक रखो, उसको पढ़ते रहो बार बार। और एक छोटी बुक रखो, जैसे अरिहंत की बुक आती है मनोहर पांडे की, 25 रुपीज़ वाली, वो छोटी बुक है, ठीक है, तो उसको हम 2-3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको भी बार बार आप पढ़ते रहो, और एग्ज़ाम से पहले इस बुक को 1 बार 2 बार पढ़ लो, ठीक है, ताकि क्या हो कि नोट्स आपके बन जाए। नहीं तो आप खुद भी बना सकते हो। रिवीजन, भाई देखो क्या है कि ये कैसा है, सीक्वेंस में होगा। आपने हिस्ट्री पढ़ी, 2-3 दिन पढ़ी,
फिर ज्योग्राफी पढ़ी, फिर पॉलिटी पढ़ी, फिर साइंस पढ़ी, फिर अगेन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो। इस तरीके से आपको करते जाना है। 2-3 दिन इसमें लगेंगे, 2-3 दिन इसमें लगेंगे, 2-3 दिन इसमें लगेंगे, 1-2 दिन इसमें लगेंगे, और आपकी रिवीजन प्रॉपर टाइम टू टाइम चलेगी। आपको मॉक आया, मॉक में कोई एक टॉपिक आया, टॉपिक में कोई नहीं बना वो क्वेश्चन, तो उस टॉपिक को तुरंत जाकर यहाँ से पढ़ सकते हो अलग से। तो इस तरीके से आप रिवीजन को करोगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आप रिवाइज करोगे, और एक छोटी रिवीजन कॉपी जैसे मैंने बताया वो बनाओगे, और एग्ज़ाम से पहले उसको भी करते जाना है, ताकि आपकी एक कंप्लीट रिवीजन हो बड़ी बुक से, और छोटी छोटी शॉर्ट रिवीजन हो छोटी बुक से या छोटे नोट से। फिर आते हैं स्टैटिक। देखो स्टैटिक के जो टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक जो है ना, ये 3 टॉपिक तो मैं कहूँगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, इन 3 टॉपिक्स का रट्टा मार लो, प्लस में इनकी थ्योरी वो ज़रूर कर लो। और ट्रेंडिंग में देखो ये क्या पूछ रहा है, क्योंकि एसएससी अभी ट्रेंडिंग में क्या कर रहा है, इनको किस में कौन सा अवार्ड मिला है वो पूछ रहा है, ठीक है, तो वो कर लो। तो आप क्या कर सकते हो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर, ये तीनों की अवेलेबल है, ये तीनों ले सकते हो, वो ही वहीं से पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद किसको कौन सा अवार्ड मिला है, तो एक अवार्ड की भी मैंने पीडीएफ डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ले सकते हो। और क्या कर सकते हो कि जो अवार्ड है, मैंने एम स्टैटिक जीके पढ़ाया था अभी 2-3 कुछ दिन पहले, ठीक है ना, 1 आध हफ्ता हुआ है। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में 3 या 4 वीडियो, उसमें भी मैंने ज़्यादातरों को बता दिया किसको कौन से अवार्ड मिले, और वही अवार्ड की डेट पूछता है, या फिर उस सिंगर को पूछता है कि ऐसे कौन से सिंगर हैं जिनको उस टाइम पर अवार्ड मिला है, या फिर थोड़ा सा अगर हमारा लक अच्छा हो जाएगा तो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, बट ऐसे पूछ देगा कि ये फेमस तबला वादक थे, तबला बजाते थे, ठीक है, जाकिर हुसैन। तो इस तरीके से पूछे तो आप तब क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो स्टैटिक में ये 3 टॉपिक करो। फिर इसके बाद जो ये अदर्स में टॉपिक मैंने आपको बताया, ये टॉपिक्स भी धीरे धीरे आप करके जाना जरूरी है, छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन बाद में करोगे इसको, ठीक है। फिर इसके बाद इस मतलब क्वेश्चन ये है कि भाई वाई यूट्यूब क्या इसमें इम्पोर्टेंट है? यस, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? जैसे मान लो कि यूट्यूब से आपने क्या करा कि जियोग्राफी में कुछ रिवर्स वगैरह की क्या देख ली, ट्रिक्स देख ली, ताकि आपको याद हो जाए, इसमें आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। इकोनॉमिक्स में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइक आपको CLR SRR, ठीक है, उसके बाद रेपो रेट वगैरह हो गया, ठीक है ना, या फिर फिजल डिफिसिट हो गया, ये सब नहीं समझ आ रहा, आप यूट्यूब पे गए आपने समझ लिया, ठीक है, हमने एक वीडियो बना रखी है तो वहाँ पे देख सकते हो आप ये सारी। साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो साइंस आपने यूट्यूब पे जाके समझ लिया। तो यूट्यूब को इस तरीके से आपको क्या करना है, काम में लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। भाई बहुत बुरा हाल है एसएससी में करंट अफेयर्स का, कुछ भी पूछ रहा है, मतलब 2 इयर्स बैक का भी पूछ रहा है। तो अभी मैंने जो फिलहाल देखा था तो उसके हिसाब से पता लगा कि 2022 एंड 23 का आपको पढ़ के जाना चाहिए, जो अभी ट्रेंड है। अगर बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते, और बाकी 24 का थोड़ा तो लेटेस्ट आप पढ़ोगे ही, ठीक है। तो एसएससी ट्रेंड यही कहता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, अब देखो करंट अफेयर जब हम 2-3 साल के पढ़ते हैं तो हम भाई पूरा तो नहीं पढ़ने जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है इसके अंदर स्कीम्स, लेकिन स्कीम्स के कोई हाथ पैर नहीं है, कुछ भी पूछ लेता है। तो स्कीम्स थोड़ी डिटेल में आप पढ़ सकते हो। स्पोर्ट्स आप पढ़ सकते हो, क्लियर है। आप अवार्ड्स एंड ऑनर्स आप पढ़ सकते हो कि किसको कौन सा अवार्ड मिला, ये पढ़ सकते हो। थोड़ा सा डिफेंस का आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ के जा सकते हो, जो एसएससी में पूछ सकता है करंट अफेयर में। अब देखो वन लाइनर पढ़ना है और डिटेल पढ़ना है। देखो भाई 2-2.5 साल का आप पढ़ रहे हो तो डिटेल पढ़ के क्या करोगे, हमको तो अदर क्वेश्चन भी डील करने हैं ना, हम 2-3 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो आप क्या करोगे, वन लाइनर पढ़ोगे। वन लाइनर के रिसोर्स क्या है भाई, सीएम करंट अफेयर जाओ, सीएम करंट अफेयर उठाओ और उसको रट्टा मार लो, वहीं से ही आना है, उससे मतलब वो नहीं होगा। और इस सीएम करंट अफेयर में क्या बात है खास, वो क्या है ना कि भाई 12-15 पेज की पीडीएफ है, और वो उतना ही कंटेंट देगी जितना आप 150 पेज की पीडीएफ में, 100 पेज की पीडीएफ में पढ़ोगे। तो एक बार जाकर चैनल पे जाओ, इसको डाउनलोड करो और इससे 22-23 का कर जाओ कम से कम, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद, हाँ, इसके अंदर प्रीवियस ईयर सेक्शन की बात नहीं हुई, मैं बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या करना है।
देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे मान लो कि ये जो नॉर्मल जीके वाले टॉपिक हो गए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो आप प्रीवियस ईयर की बुक लो। प्रीवियस ईयर की बुक में स्पेशली जो मोर वेटेज वाले टॉपिक है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है उन टॉपिक्स के हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स रट्टा मार लो। और ये जैसे डांस, म्यूजिक और फेस्टिवल है ना, इसकी आप थ्योरी कितनी भी कर लो आपको याद नहीं होगी कभी, कंफ्यूजिंग रहेगा। लेकिन जब आप इसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद होने लग जाते हैं, बाय ऑप्शंस याद होने लग जाते हैं कि हाँ यही होगा। तो ये एमसीक्यूज आपको किसके करने हैं, कहाँ से करने हैं, प्रीवियस ईयर से करने हैं। तो प्रीवियस ईयर से मेन टॉपिक सबसे पहले भाई उनका एमसीक्यूज सारे कर लो, वो आपको याद होने चाहिए, जवान पे रटे हुए होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करोगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर आप छोड़ नहीं सकते, इसमें प्रीवियस ईयर से आपको करते हुए जाना है टाइम टू टाइम। कोई एक टॉपिक उठाया कुछ क्वेश्चन लगाया, कोई एक टॉपिक उठाया कुछ क्वेश्चन लगाया, और सेम सेम क्वेश्चन जो होंगे तो उनको हटा देना है, मार्क करते हुए जाना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अगर रिवाइज करो तो उसको इस तरीके से कर लो। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस ईयर का रूल। फिर इसके बाद लास्ट आता है मॉक। देखो मॉक्स का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि सर स्टार्ट कब से करना है। लाइक मैं तो अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मैं अभी मॉक देने लग जाऊँगा तो डीमोटिवेट हो जाऊँगा। तो देखो भाई ऐसा नहीं है, अगर आप अभी मॉक दोगे, अगर आपके 60 नंबर है ना, और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर मॉक दिया, तो अब भी आपके 60 और 70 ही रहेंगे, ये 130 और 140 नहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, तो भाई मॉक आप शुरू से दो। ठीक है, आपने तैयारी करी कोई बात नहीं, क्या मार्क्स आ रहे हैं मैटर नहीं करता, आप मॉक्स दो। क्यों दो, देखो एक तो थोड़ा सा तो स्पीड आपकी इंक्रीज होगी, आपका क्या ट्रेंडिंग पैटर्न क्या चल रहा है वो पैटर्न से आप फेमिलियर हो जाओगे, आपकी थोड़ी तो स्पीड बढ़ेगी, रीजनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे पूछा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट जब ये पड़ेगा, बेशक से आपको टॉपिक ना आता हो, आप सॉल्व करोगे या उसका जब एनालिसिस करोगे तो थोड़ा टॉपिक, थोड़ी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, सिलेबस से सीख रहे हो, सिलेबस कंप्लीट करते टाइम, और थोड़ा थोड़ा आप मॉक से सीख रहे हो। तो मॉक्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा, सिलेबस में भी इम्प्रूवमेंट होगा, टोटल कंबाइन होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि है ना, अब ये 60 से 130-40 पे बहुत जल्दी चले जाओगे अगर आप मॉक शुरू से देते हो, इंतजार नहीं करके। तो मॉक्स आपको शुरू में देने हैं, आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपको उस मॉक से सीखना है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, मॉक से मोटिवेट होना है आपको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, देखो भाई डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, कोई पर डे एक देता है, कोई 2-3 दिन में एक देता है, कोई एक वीक में एक दे रहा है। तो अगर आप बहुत नए हो तो मैं कहूँगा कि एक वीक में दो दे सकते हो, ठीक है ना, दो से ज़्यादा मत जाओ। और बहुत एक्सपर्ट हो तो भाई डेली देते रहो, ठीक है ना, 7 के 7 दो, 7 या 14 मॉक दो। लेकिन क्या है ना कि फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस, एक टाइम तक। बहुत ब्राइट स्टूडेंट जब हो जाए तब एनालिसिस मैटर नहीं करता, क्योंकि उसके ज़्यादातर सही होते हैं। तो जो नए बंदे हैं भाई प्रॉपर एनालिसिस जरूर करो, मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसकी पूरी एक वीडियो है, यूट्यूब पे जाओगे मेरी चैनल पे ही एक पूरी प्रॉपर एनालिसिस की वीडियो बहुत अच्छी है, टेक्स्ट बुक वगैरह का सब कुछ लेकर बता रखा है, वो देख सकते हो। तो उस एनालिसिस से जो भी आपके वीक एरियाज निकलेंगे, वीक पॉइंट्स निकलेंगे, उनको आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि जो प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको देना चाहिए, तो भाई एक तो टेक्स्ट बुक ले लो, सबसे बेहतर है। फिर उसके बाद आप सीएम का मॉक लो। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ही मॉक है तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन देखो नहीं है, इस बार हम फुल मॉक्स लेकर आ रहे हैं और वो बहुत बढ़िया मॉक होंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन होगा इस बार का, तो आपको अच्छा लगेगा। और सीएम मॉक्स में क्या होता है कि आपको जो 2000 क्वेश्चन वाली बुक है उसके एमसीक्यूज मॉक फॉर्मेट में मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक फॉर्मेट में मिल जाती हैं, लाइक जैसे बेस्ट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, और जीके के कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस हो गए, और एक आध आप ऑलीवुड वगैरह का ले सकते हो। कहने का मतलब आपके पास 2-3 तरीके के प्लेटफॉर्म होने चाहिए। क्यों 2-3 तरीके के होने चाहिए, भाई मान लो कि एग्ज़ाम आ गया हार्ड, तब आप नहीं कह सकते ना कि पेपर इरेलीवेंट है, तब आप कहोगे कि भाई सीएम के मॉक बढ़िया थे, क्योंकि सीएम के मॉक हार्ड होते हैं। या फिर एग्ज़ाम आ गया लुल, यानी इनफ इजी हो गया, तो आप कह सकते हो कि भाई टेक्स्ट बुक से मैच कर गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब प्रैक्टिस करते हो तो आपका
सॉल्व करने का, और आपका जो माइंड होता है वो बहुत क्या होता है कि तैयार रहता है कि हार्ड आएगा तब भी मैं डील कर लूँगा, इजी आएगा तब भी मैं डील कर लूँगा। तो इसलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको क्या करने हैं, मॉक अटेम्प्ट करने हैं। मॉक रिलेवेंसी देखो भाई, मॉक रिलेवेंसी, मॉक तब तक रिलेवेंट है जब तक वो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि हमने एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम का लॉग का कोई क्वेश्चन दे दिया, कुछ दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर वो क्वेश्चन, वो कभी वो क्वेश्चन आया एसएससी में, वो पूछा हुआ है, तो इसका मतलब वो रिलेवेंट है। बट ऐसा हो सकता है कि भाई 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हार्ड हो गए, जिसकी वजह से आपने कहा कि मॉक इर्रेलेवेंट है। वो इर्रेलेवेंट नहीं है, हार्ड है, ठीक है ना। तो जरूरी तो ऐसे मॉक की रिलेवेंसी इस तरीके से डिसाइड मत करो। मॉक की रिलेवेंसी डिसाइड करो कि भाई वो बिल्कुल ही क्वेश्चन का हमें पता नहीं है कहाँ से पूछा है क्या है, तब वो इर्रेलेवेंट है, तब आप नहीं दो उस मॉक को। बट अगर क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप भाई उनको दे सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो आज का ये पूरा मैंने बता दिया, और बहुत टाइम लगा, और लेट नाइट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो भाई ये देखो, रिस्पॉन्स भी मेरे को थोड़ा सा अच्छा देना, ताकि मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको बना के दे पाऊँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई प्लीज़ शेयर करो, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।